हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जी हाँ, बहुत दिनों बाद अपन लोग वापस से मिल रहे हैं। एक्चुअली मेंस चल रहे थे, इस वजह से मैं यूट्यूब और ना ही टेलीग्राम दोनों में एक्टिव नहीं था। बट हाँ, डेफिनेटली अब मैं एक्टिव ज़रूर रहूँगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बताया था, हाँ, और एक चीज़, यदि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जाके टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा, ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, है ना, सारी चीज़ की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बताया था कि आज मतलब हम लोग सॉरी, एक-एक टॉपिक में हम बात करने वाले हैं किसके, जीएस 3 के, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में ना, जीएस 3 में भी हम एग्रीकल्चर के ऊपर एक-एक टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो शायद जिन लोगों ने मेरे नोट्स परचेज किया होगा एग्रीकल्चर के, तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्यों? और जिन लोगों ने परचेज किया ना, उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप उनको प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिएगा, स्पायरल करवा दीजिएगा। क्योंकि मैं उसमें कुछ और टॉपिक जो नए वाले ऐड हुए हैं उनको मैं जोड़ मतलब ऐड करवाऊंगा वहाँ पे, और उनको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। लेकिन आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिकोड करने वाले हैं जीएस 3 के एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को, कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं और क्या ट्रेंड है इनका पूछने का, है ना। 2013 से लेकर 2024 के डिटेल में हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिकोड करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यार, हम लोगों को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में हम लोगों को दिया हुआ है केवल हम लोगों को उन्हीं चीज़ों में फोकस करना है। हमको ना तो करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा भागना है और ना ही हमको उसे छोड़ना है। हमको हमको बीच वाला पार्ट, मतलब बीच वाला जो मध्यस्थ वाला जो चीज़ होती है ना, उसको अपनाना है। जैसे कि हमको करंट अफेयर भी थोड़ा देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है कि हमको बिल्कुल डिटेल में, यदि पीटी 365 एफए मेंस में दे दिया तो उसको डिटेल में हम जा रहे हैं, उसमें घुस के पढ़ रहे हैं, नहीं, वो नहीं करना है। हमको हमारे स्टैटिक्स में टिके रहना है। कि फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने बताया जैसे यहाँ पे आप लोगों को भंडारण दिया हुआ है ना, कृषि उत्पाद का भंडारण। तो आपको भंडारण के बारे में पूरी चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई स्टोरेज कैसे-कैसे होता है प्रोडक्ट का, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। तो हमको पहले बेसिक पता होना चाहिए, है ना। उसकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, है ना, उसमें परिवहन में क्या-क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन 2024 में आया था मोटे अनाज के ऊपर। आया था, आप लोगों ने शायद क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। मोटे अनाज के ऊपर अनाज के ऊपर आया था। ये क्यों आया था, उसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है? कि पता था यार 2023 हमारा इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स रहा है, तो मिलेट ईयर्स रहा है तो स्वाभाविक बात है मोटे अनाज के ऊपर पूछेगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए करंट अफेयर में कि भाई मोटे अनाज में क्या-क्या आता है ना? ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आती है, कंगनी आती है, कोदो आती है, शावा आता है, कुटकू आता है। ये सारी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब उसमें भी आप लोगों को मोटे अनाज में क्या पता होना चाहिए? मोटे अनाज में यदि बेसिक्स में क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ना, बिल्कुल बेसिक्स ही पूछा हुआ था। करंट अफेयर का जो था, एडवांस कुछ नहीं पूछा हुआ था। अब यदि आप लोगों को मोटे अनाज के बारे में पता होना चाहिए, कि इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी आवश्यकता क्यों है ना? मोटे अनाज को गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है? गवर्नमेंट छोड़ो, यूएन क्यों प्रमोट कर रहा है इसको? इंटरनेशनल ईयर क्यों घोषित कर रहा है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्यों चल रही है। है ना? इसके बाद आवश्यकता देख लेंगे, उसके बाद इसकी विशेषताएँ देख लेंगे कि भाई ये विशेष क्यों है? आपको पता है ये किस लिए विशेष है? फसल विविधीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इंडिया में तो इस बार, है ना? इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाद्य सुरक्षा के लिए, है ना? खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट, और यही हमको बेसिक्स पॉइंट वहाँ पे लिखना भी था। इसके बाद जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए, है ना? यदि हम ऐसे क्रॉप्स लगाएँगे जिससे क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम ऐसे क्रॉप्स लगाओ जिससे क्लाइमेट इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो, है ना? स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोषण के लिए ज़रूरी है? कितने सारे पॉइंट हो गए। जैविक खाद को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है ना? इसके बाद फिर आप देख लो रासायनिक जो खाद है इसकी आवश्यकता की कमी करने के लिए, है ना? सब्सिडी हटाने के लिए, है ना? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इसमें सब्सिडी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है ना? इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, हमको पता है हमारे यहाँ पे 60% से ज़्यादा लोग सीमांत किसान हैं ना, छोटे जोत वाले किसान हैं। हमको उनकी आपूर्ति करना है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना, छोटे किसानों की जीविका के लिए ज़रूरी है। छोटे किसानों की जीविका के लिए ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को देखो ना, कितने पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 पॉइंट आप आराम से जनरेट कर देते। है ना? शायद ये 10 मार्कर का पूछा होता तो आप आराम से ये सारी चीज़ों को बता देते। और ये भी पूछा हुआ था उसमें, कौन-सा पूछा था? स्वास्थ्य और पोषण के देखने के लिए, है ना? मोटे अनाज किस तरीके से अनुकूल हो सकते हैं। तो जब हम लोगों ने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ा, तो हम वहीं पे स्वास्थ्य को बता सकते थे। आराम से आप लोग यदि इसका कंक्लूजन भी लिखते, तो कंक्लूजन में एसडीजी 2-3 के बारे में आराम से बता सकते थे कंक्लूजन में। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सिलेबस को हमको सिलेबस के बाहर नहीं जाना, जो करंट अफेयर पूछ भी रहा है, तो उसका हमको बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स में भी क्या, कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और इसकी विशेषताएँ क्या है, और इसका वर्गीकरण कहाँ है ना? और गवर्नमेंट इसके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है। बस इससे ज़्यादा डायमेंशन करंट अफेयर में तो खासकर नहीं पूछता है। लेकिन जो स्टैटिक्स है ना? जैसे स्टैटिक में बताता हूँ कि सिंचाई के विभिन्न प्रकार, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंचाई के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, है ना? सिंचाई के लिए गवर्नमेंट कौन-कौन सी योजनाएँ ला रही है ना?
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज का सबसे पहला आप लोगों का होमवर्क है कि आपको ये पॉइंट जो सिलेबस में है अपने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में जीएस 3 में, ये आपको रटे होना चाहिए। रटे मतलब यदि आपको मैं बोलूँ कल सुबह उठ के कि भाई हाँ, सिलेबस मुझे सुनाइए, तो आपको ये पूरे पॉइंट आप लोगों को आराम से याद होने चाहिए। उसके पीछे रीज़न है, यदि आपको सिलेबस याद होगा, तो आप कल को न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, कृषि उत्पाद भंडारण के ऊपर एक आर्टिकल आया है, तो क्यों नहीं हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम इसका पॉइंट ऐड कर लें। है ना? देखो, ऐसा होता है ना, जब आप मेंस देंगे तो आपके पास ये करंट अफेयर को अपडेट करने का बिल्कुल समय नहीं रहेगा। जब 3 महीने रहेगा ना, 3 महीने भी तब तो देता भी नहीं, आपको पता ही है ना? 60-65 दिन देता है, उसमें ही आपको तैयार करना है। और यकीन मानिए, आपका यदि मेंस तैयार नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ जाने वाली है ना? प्रीलिम्स निकलने के बाद। यदि आप प्रीलिम्स प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद 3 महीने, ढाई महीने में मैं करंट अफेयर भी अपडेट कर लूँगा, ऑप्शनल भी कर लूँगा और जीएस भी कर लूँगा, तो इम्पॉसिबल है ना? तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ें अभी करना है। और खासकर ये जो नवंबर-दिसंबर का मंथ रहता है ना, इसमें हमको अपडेट अपडेट जितने भी हमारे पास कंटेंट रहता है, इसको अपडेट करके रखना पड़ता है, ताकि जब हम मेंस प्रीलिम्स देख के फ्री हो जाएँ, है ना? प्रीलिम्स देख के फ्री हो जाएँ, तो हमको हमको करंट अफेयर क्या कहते हैं कि अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो, करंट अफेयर आपको भी पता है, जो प्रीलिम्स में पढ़ेंगे वही आप मेंस में आराम से इनपुट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हम लोगों ने जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 में अटेम्प्ट दिए, ठीक है? तो 2024 में जो अटेम्प्ट दिए और उसमें जो मेंस 365 आया था, उसमें जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक था, है ना? वहाँ से करंट अफेयर जो 2025 में देने वाले हैं, वो लोग आराम से अपडेट कर लीजिए, ताकि उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी और पूरे करंट अफेयर आप लोगों को एक जगह पे मिल जाएँगे, है ना? तो इसलिए हर एक चीज़ को नवंबर, दिसंबर इन 2 मंथ में अपडेट करके रख लेना, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के, ताकि आप लोगों को प्रीलिम्स के बाद दिक्कत नहीं जाएगी। अदरवाइज़ आप लोग इतनी दिक्कत जाने वाली है प्रीलिम्स के बाद, आप सोच भी नहीं सकते, है ना? कि ये कंटेंट पढ़ें, वो पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आने वाला है। इसलिए बेसिक्स में तो काम कर लेना, ठीक है? तो आज का काम क्या है आप लोगों का, ये पूरा सिलेबस अच्छे से याद करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य फसलें। अब जब हम सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं, तो हम पूरे देखेंगे कि भाई मेजर क्रॉप्स में क्या-क्या टॉपिक दिया हुआ है, इन टॉपिक में भी क्वेश्चंस के डायमेंशन क्या पूछा हुआ है यूपीएससी ने, है ना? इसके ट्रेंड क्या रहे हुए हैं। तो हम ये सारे ट्रेंड्स के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद दिया हुआ है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, है ना? मतलब एमएसपी वगैरह दिया हुआ है आप लोगों को, पीडीएस दिया हुआ है ना? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना? इसके बाद अब देखो, देखना है ना, पीडीएस दिया हुआ है। अब इसमें भी पीडीएस में क्या दिया हुआ है कि भाई पीडीएस के आपको उद्देश्य पता होना चाहिए, पीडीएस के आपको कार्य पता होना चाहिए, पीडीएस के आपको सीमाएं पता होनी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट क्या-क्या सुधार कर रही है, ये पता होना चाहिए। तो आप लोग जब नोट्स बनाएँगे, है ना? और शायद आप लोगों ने मेरे नोट्स देखे ही होंगे, जिन लोगों ने परचेज़ किया हो, तो उन लोगों को पता होगा कि सेम एज़ इट इज़ जो सिलेबस में दिया उसके अकॉर्डिंग नोट्स हैं। अब पीडीएस दिया हुआ है, तो पीडीएस में आपको क्या-क्या पता होना चाहिए भाई, इसका उद्देश्य क्या है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी सीमाएँ क्या हैं और उसके बाद उसके सुधार क्या हैं। यदि आपको ये सारे पॉइंट पता रहेंगे ना, तो सबसे पहले आप करंट अफेयर के पीछे ना भागेंगे। आप भागेंगे कि यार नहीं, मेरे को ये पता होना चाहिए पीडीएस के उद्देश्य क्या है। और जब आपको पीडीएस के उद्देश्य पता रहेंगे ना, जब आप आगे पढ़ेंगे, है ना? कि बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, तो आपको पता होगा कि पीडीएस क्यों लाए? खाद्य सुरक्षा के लिए, सभी तक अनाज पहुँचाना है, इस वजह से ले आए हुए हैं, है ना? गरीबों तक, सब तक, है ना? है ना? अंत्योदय योजना क्यों चल रही है? तो आपको इसलिए पता च मतलब ये सारी चीज़ आप लिंक कर पाएँगे, यदि आपको ये चीज़ बेसिक्स बिल्कुल पता होगा तो, है ना? इसलिए ये अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, है ना? इसके बाद अपन बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग से जो उद्योग रहते हैं। अब देखो, इसमें भी दिया हुआ है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, इससे संबंधित जो-जो उद्योग होंगे वो। अब उसमें भी हमको क्या पढ़ना है? उसके कार्यक्षेत्र और उसका महत्व, बस। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पढ़ना है। अब जब हम महत्व पढ़ेंगे और कार्यक्षेत्र पढ़ेंगे, तो हमको पता ऑटोमेटिक पता चल जाना चाहिए आप लोगों को भाई, कि इनकी चुनौतियाँ क्या-क्या हो सकती है। हो सकती है ना, जब कोई चीज़ जिसका महत्व होता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण में क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती है। जस्ट मैंने आपसे को देखो, महत्व तो आप लोगों को पता होगा। मैं कह रहा हूँ, यदि अपने को यहाँ पे पॉइंट नहीं दिए कि इसकी चुनौतियों के बारे में नहीं दिया हो, कल को यदि चुनौतियाँ आ गई कि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित चुनौतियाँ बताइए उद्योगों में क्या-क्या है, तो आप जनरेट नहीं कर सकते। क्या अवसंरचना की कमी नहीं है? है सर। क्या तकनीकी कमी नहीं है? है सर। है ना? क्या कुशल श्रमिकों की कमी नहीं है? है। कुशल श्रमिक मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे। तो आप देखो, ऐसे-ऐसे पॉइंट जनरेट करके रख लो और कुछ चीज़ों में ना कॉमन पॉइंट करके रख लेना है अपने को। कॉमन पॉइंट मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, बिल्कुल बेसिक्स, कि कुछ किसी चीज़ में अपने को अवसंरचना की भी कमी पड़ने वाली है, किसी चीज़ में अपने को आधारभूत ढाँचा की कमी होने वाली है ना? सॉरी, उद्योगों में हम लोगों को तकनीकी कमी होने वाली है ना? हमको कुशल श्रमिकों की कमी होने वाली है ना? हमको श्रम भागीदारी की भी कमी देखने को मिल सकती है ना? हमको ऐसे पॉइंट निकाल के रख लो 5-6 पॉइंट, यदि आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहे हैं, है ना? जैसे आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे, तो आप यही
4-5 पॉइंट को अच्छे से वहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए हम कोई ऐसे पॉइंट जो कहते हैं ना कॉमन पॉइंट, वो आप लोगों को अलग कॉपी में लिख देना है, ठीक है? तो ये हो गया फिर फूड प्रोसेसिंग वाला, ठीक है? इसके बाद देखेंगे भारत में भूमि सुधार, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक साल लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना? तो इसमें भी हम लैंड रिफॉर्म को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, मतलब आप लोगों को GS 3 मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, है ना? आराम से हम लोग लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और जिन लोगों ने नोट्स देखा होगा उन लोग फोटो कॉपी स्पायरल वगैरह निकलवा के रखना, और कुछ चीज मैं यहाँ पे अपडेट करवाऊंगा, तो वो अपडेट कर लेना वहाँ पे, ठीक है? तो चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले कि भाई कैसे क्वेश्चन आए, इसके सिलेबस को डिटेल में अपन डिकोड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा, अपने सिलेबस में क्या दिया हुआ है, मुख्य फसलें में भी इसमें दिया हुआ है कि देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, ये दिया हुआ है, ये हमारा पहला पॉइंट, ये वाला। अब देखो यहां से क्या ट्रेंड आया है, यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले तो पूछा हुआ है भाई फसल चक्र का महत्व बताइए, क्या महत्व है। उसके बाद पूछा हुआ है फसल चक्र के प्रकार और विविधता विविधता का कारण। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इनकी थीम है, मैं क्या बता रहा हूँ इन लोगों की थीम बता रहा हूँ आप लोगों को, कि आप जब नोट मेकिंग करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई फसल चक्र क्या है, फसल पैटर्न क्या है, और इसका महत्व क्या है ना? सबसे पहले क्या बोला मैंने, ये क्या है, इसका महत्व क्या है, जो बेसिक सब लोगों को पता होना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है ना? इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है। आपको ये बेसिक्स है, ये हर एक टॉपिक का आप लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना? ये बेसिक है, ये आप लोगों को हर एक टॉपिक का पता होना चाहिए। अब इसमें देखो यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, महत्व पूछा हुआ है, इसके बाद पूछ रहा है कि इसके प्रकार क्या क्या है ना? क्रॉप पैटर्न के क्या क्या प्रकार हैं। इसके बाद इसकी विविधता का कारण क्या है ना? इसके बाद देखो इसमें प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक है, क्या भौगोलिक है ना, क्या राजनीतिक कारण है ना, क्या सामाजिक कहते हैं, सॉरी, मतलब बहुत सारे ऐसे कौन कौन से कारक है, रासायनिक कारक है, जैविक कारक है, कौन कौन से कारक है जो फसल चक्र को प्रभावित करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब ये मैं आपको थीम बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ डायमेंशन में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। मैं भी क्वेश्चंस भी बताऊंगा इसके जस्ट बाद, तो आप पहले देख लो कि थीम में क्या क्या आया हुआ है। फिर उभरते हुए रोजाना और वर्तमान रुझानों के दीर्घकालिक प्रभाव, मतलब है ना, दीर्घकालिक प्रभाव क्या क्या पड़े हुए इस पे, फसल पैटर्न पे बदलने के क्या क्या कारण है, मतलब वही विविधता के क्या कारण है और बदलने के क्या क्या कारण है। तो आपको पता चल गया कि यार क्रॉपिंग पैटर्न में और जो क्रॉप्स है उसमें क्या क्या पूछा हुआ है। अब देखो आज ही इसी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब प्रमुख फसलें दिया हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए प्रमुख फसलें में आप कितने सारी चीजें पढ़ोगे, आप गेहूं के बारे में पढ़ोगे, आप धान के बारे में पढ़ोगे, है ना, आप कपास के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी फसलों के बारे में पढ़ोगे। तो वहीं पे आपको मोटे अनाज का क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार, है ना, क्योंकि वो करंट अफेयर में रहा हुआ है, इस वजह से दिया हुआ है ना? तो आप लोगों को हर एक का, जैसे जो न्यूज में नहीं ना क्रॉप, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पता चल जाना चाहिए। बाकी जो डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है फसल पैटर्न के बारे में, तो आपको इसके बारे में 5 पॉइंट के बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए, जो कि यूपीएससी के डायमेंशन है। अब देखिए, अब इसके पीवाईक्यू की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए। ये देखो समेकित कृषि प्रणाली IFS, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि ये क्या है, ठीक है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कैसे सहायक है। समझे क्वेश्चन क्या हुआ है, ये पूछ रहा है IFS क्या है भाई, और ये IFS मैंने जस्ट आपको बताया कि भारत में सबसे ज्यादा छोटे और सीमांत और छोटे जोत वाले किसान हैं, उन लोगों के लिए कैसे सहायक है। बिल्कुल बेसिक्स और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, आराम से आपको बनना चाहिए, है ना? तो आपको इसमें ऐसी चीज में क्या करो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नोट मेकिंग करोगे तो IFS क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? इसकी आवश्यकता क्यों है ये पता होना चाहिए। जब आवश्यकता पता चल जाएगी ना आप लोगों को, तो आप लोग आराम से इसके महत्व के ऊपर बात कर लोगे, है ना, कि इसका महत्व क्या क्या होगा। अब जब आवश्यकता भी पता चल गई, महत्व भी पता चल गई, कि अब ये पता होना चाहिए कि भाई महत्व में भी हम लोगों को ये छोटे सीमांत और जोत वाले किसानों के लिए ये कैसे लाभदायक है, ये नोट मेकिंग का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए। अब जब लाभदायक पता चलेगा हमको कि भाई इसका महत्व भी पता चलेगा, आवश्यकता भी होगी, लाभदायक भी, अब आपको ये पता होना चाहिए ना इसको चुनौतियां क्या क्या है। हम इस जब इसको अपन लागू करेंगे, इसको सब जगह सभी तक पहुंचाएंगे, तो उसमें चुनौतियां भी तो आएंगी ना, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो उस चुनौतियों के बारे में आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मान लो इसके अलावा भी कोई चीज दे दे, जैसे मोटे अनाज तो दे दिया आप लोगों को, इसके अलावा और कोई दूसरी भी चीज दे ना किसी कृषि प्रणाली के बारे में, तो ये जितने भी डायमेंशन मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था, वो सारे डायमेंशन में आपके नोट मेकिंग होनी चाहिए, है ना? और शायद हो सके तो मैं आप लोगों को और आगे बताते जाऊंगा किस तरीके से करते जाना है ना, और दे भी दूंगा, है ना? अब देखिए
फसल विविधीकरण, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, विविधीकरण के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना? तो फसल विविधीकरण के सामने वर्तमान विविधीकरण क्या है? कैसे उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधीकरण के लिए अवसर प्रदान करती है। अब प्रौद्योगिकी, अब देखो, आप खुद से सोचो, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट बात करते जा रही है, मोदी जी अभी गए थे तो वहां भी स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपको स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में पूरी चीज पता होनी चाहिए। स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब कि भाई जैविक कृषि में हम कैसे इसको योगदान कर सकते हैं तकनीकों का, है ना? हम कैसे सूक्ष्म सिंचाइयों को तकनीक से कैसे जोड़ सकते हैं, है ना? मतलब स्प्रिंकल, है ना, माइक्रो इरिगेशन, इनसे कैसे जोड़ सकते हैं। फिर हम जब बात करेंगे ड्रोन, ड्रोन की बात करते हैं, अभी आपको पता होगा जस्ट कि नमो दीदी करके एक चलाया जा रहा है ना, जिसमें ड्रोन को क्या कर रहे हैं, ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है ना, एग्रीकल्चर में कैसे यूज करना है ना? हम कैसे हम यंत्रीकरण का उपयोग कर सकते हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में, है ना? देखो कितनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई, है ना? इसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी, इसके बाद आप बात कर सकते हैं मशीन से लेके हर एक चीज के बारे में, है ना? तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर में नमो दीदी वाला, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बेसिक्स में, यार कितना कितना क्या दे रही है गवर्नमेंट, है ना? मतलब किन किन महिलाओं को सिखा रही है, ताकि आप लोग इनको आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी में ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है, चावल गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए प्रमुख कारक क्या है? क्रॉप पैटर्न में आया ये, चावल गेहूं प्रणाली को सफल बनाने में प्रमुख कारक क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे चावल और गेहूं प्रणाली को सफल बनाया जा सकता है। इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में एक अभिशाप कैसे बन गई है ना? तो देखो, अभिशाप कैसे बन गई है, सॉरी, है ना, अभिशाप कैसे बन गई है, ये तब आप लोगों को बनेगा जब आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए, इस चीज की चुनौतियां के बारे में पता होनी चाहिए। क्या बोला मैंने आप लोगों को? जैसे चावल गेहूं सफल बनाने के लिए प्रमुख कारक है बोल रहे हैं ना, चावल और गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए हमने जो पैटर्न हमने अपनाए थे, क्या क्या, कि सबसे पहले मैंने बताया था क्या है, आवश्यकता क्यों है, महत्व के बारे में हम बात किए थे, करंट अफेयर से ऐड किए थे, फिर हमने चुनौतियां देखे थे। तो आप लोगों को अब तो पता चल गया ना कि चुनौतियां में एक ये अभिशाप के रूप में कैसे बन गया। तो आप लोग जब चुनौतियां पढ़ेंगे कोई भी क्रॉपिंग पैटर्न की, तो आप लोग आराम से आंसर हैंडल कर सकते हैं, है ना? कि भाई कि चावल गेहूं जो है वो सफल तो हो गया है, लेकिन उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को ही तो हमको लिखना है यहाँ पे, अभिशाप कैसे बन गया हुआ है। ठीक है, अब खुद से सोचो, मान लो ये एक अपन देखते हैं क्रॉपिंग फील्ड है ना, यहाँ पे अपन ने फसल लगाए हुए, मान ली धान लगाते जा रहे हैं, गेहूं लगाते जा रहे हैं, एक ही खेत में अपन, है ना? अब बताओ, हम इसमें फसल विविधीकरण को अपना नहीं रहे हैं, फसल विविधीकरण को अपना नहीं रहे हैं, तो इसकी जो सॉइल है, सॉइल की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। आप एक ही क्रॉप को बार बार एक ही जमीन में लगाओगे तो उस जो भूमि है उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम होते जाएगी। अब जब उर्वरक क्षमता कम होते जाएगी तो आपको भी पता है कि भारत में चावल और गेहूं की खेती सबसे ज्यादा की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है आप लोगों को ये भी पता होगा, पूर्वी भारत पे, है ना? सॉरी, आपके पूर्वी भारत में, है ना? मान लो आपका पश्चिम बंगाल हो गया आपका, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे चावल की खेती ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है चावल की खेती ज्यादा? क्योंकि पानी ज्यादा मिल जा रहा है। अब जब पानी ज्यादा मिल रहा है ना, सॉइल से अच्छी है वहां की, तो आप खुद से सोचो ना, बार बार अपन फसल विविधीकरण को उस जगह में अपना नहीं रहे हैं, तो सफल तो हुई है, डेफिनेटली सफल हुआ है हम लोगों ने चावल की खेती में, मतलब। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा सबसे ज्यादा चावल उत्पादन में कौन सी कंट्री आ गई, है ना? तो आपको ये पता चलेगा हमको सफलता तो डेफिनेटली मिली हुई है, बट उसके सामने हमारी एक चुनौतियां भी तो है। हम फसल विविधीकरण को नहीं अपना रहे हैं। अब जब फसल विविधीकरण को अपन नहीं अपना रहे हैं तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम होते जा रही है। तो यही तो एक अभिशाप के रूप में आई है, आया है ना? तो फसल विविधीकरण हमको पता होना चाहिए कि भाई फसल विविधीकरण नहीं अपनाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या चुनौतियां आ जाएंगी। तो वही चीज को हमको अभिशाप में लिखना पड़ेगा, है ना? और ये 15 अंक का क्वेश्चन है। तो हमने जैसे डायमेंशन ओपन किए थे इनके 4-5 डायमेंशन में, जिसमें लास्ट में हमारा चुनौतियां था, उसी पॉइंट को हमको यहाँ पे लिख देना है ना? अब यहाँ पे डायरेक्ट चुनौतियां तो देगा नहीं क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस तो है नहीं कि वो बोलेगा चावल गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के प्रमुख कारण क्या है और उसकी चुनौतियां बताइए। हमको तो ऐसे एनालिटिकल वाला देगा ना, कि हम सोच सके कि भाई उसमें क्या क्या अभिशाप कैसे उभरी है ना? तो बेसिक्स वही है, आप लोगों को महत्व, आवश्यकता, चुनौतियां, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो फिर से रिपीट किया हुआ है, कृषि उत्पादन को बनाए रखने में समेकित कृषि प्रणाली कितनी सहायक है। अब कितनी सहायक है, तो कितनी सहायक में हम क्या लिखेंगे, महत्व ही तो लिखेंगे। जो महत्व होगा वही तो सहायक करेगा ना। तो आप क्वेश्चन को इस चीज में मत जाइए, जो मैंने आप लोगों को डायमेंशन ओपन करके बताया क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, उसके करंट अफेयर ऐड करना है, वही चीज हमको यहाँ पे ऐड करना है।
समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? कितनी सहायक है, कितनी सहायक है, तो हम इसमें महत्व भी बताएंगे ना भाई कि महत्व क्या क्या है इसका, वो महत्व में जब हम बताएंगे तो इसको घुमा के लिख देंगे कि भाई कितनी सहायक है ना? छोटे किसानों को कैसे सहायक करेगी ये बता देंगे हम लोग, है ना? पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था? भारत में छोटे किसान सामूहिक के लिए कितनी सहायक, कैसे सहायक है? अब ये बोलेगा कितनी सहायक है, तो कितनी सहायक है, तो हम ये वाला पॉइंट तो जरूर डालेंगे, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहायक है। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मेन चीज तो ये है कि आप कितना ही कंटेंट पढ़ लो, आप जब तक आपके थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं करोगे, तब तक आप थॉट्स खुद के नहीं बनाओगे, जब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है ना? तो एग्रीकल्चर एक ऐसा पोर्शन वाला सब्जेक्ट है ना, बहुत स्कोरिंग है। आपको ये 50 नंबर दिलवाता है, सीधे सीधे 50 नंबर। मैं आपको बताता हूँ, हर एक साल ये 50 नंबर का आएगा। 10 मार्कर में 2 क्वेश्चन आने हैं इसके, और 15 मार्कर में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब खुद से सोच लो, 30 मार्क्स तो ये होगा, और ये होगा 20, 50 मार्क्स का क्वेश्चन। आराम से आप यहां से, आप 50 नहीं तो आप कम से कम यदि आधा आधा नंबर भी लोगे तो 25 नंबर का ये आपको आराम से दिलवा देगा। ज्यादा मैं तो कम ही बोल दिया हूँ, 30 नंबर का आराम से दिलवा देगा ये, 30 35। तो आपको एग्रीकल्चर को ऐसा कर लो ताकि आपकी, जैसे इकोनॉमी, जैसे हिंदी माध्यम का इकोनॉमी थोड़ा वीक रहता है, तो आप यदि इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ करते हो तो आपको उसकी पूर्ति कौन करवा देगा? एग्रीकल्चर करवा देगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है ना, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, है ना? एग्रीकल्चर वाला पोर्शन बोल रहा हूँ, इकोनॉमी वाला नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो जीएस 3 में सबसे कम स्कोर आता है सभी लोगों का, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा किसका आता है? एग्रीकल्चर वाले पोर्शन का। तो उसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि रिपीटेड आते हैं और बेसिक्स रहता है, इसमें ज्यादा कोई एडवांस वाला नहीं है ना? आप में से आधे से ज्यादा लोग कृषि तो खेती तो देखे ही होंगे, उसी में से आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। अब देखो, राष्ट्रीय बागवानी मिशन करंट अफेयर पूछा हुआ कि भूमिका का आकलन करें। भूमिका, कि भाई भूमिका मतलब इसके महत्व क्या क्या है, आकलन करें। जो बागवानी फार्मों के उत्पादन, उत्पादकता और आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको पता होना चाहिए, जब आप एनएचएम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन कैसे करते हैं, उत्पादकता, उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे इसके, और इसके जब आप महत्व के बारे में पढ़ेंगे या फिर इसकी विशेषता में बात करेंगे, तो आप वहां पे एक पॉइंट अवश्य पढ़ेंगे। वो पॉइंट क्या है कि आय में वृद्धि कैसे करेगा ये, आय में वृद्धि किसानों की, है ना? बागवानी मिशन। तो ये मिशन को अच्छे से कर लेना जो करंट अफेयर में है ना, और जिसमें मैं हमेशा आपको वही बोल रहा हूं, अब जो हमारे पॉइंट है बुलेट वाले, उनको याद में रखना और उसी के अनुसार नोट्स बनाना, और आप आराम से इसको लिख के आ जाएंगे, है ना? अब देखो क्या पूछा हुआ है, हाल ही में कुछ फसलों पर जोर देने से फसल प्रणाली में किस प्रकार के बदलाव आए? किस प्रकार के बदलाव आए? बाजरा उत्पादन और खपत पर जोर को विस्तार से बताएं। बाजरा और खपत पर इसके जोर बताएं। मतलब बाजरा, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, मोटे अनाज में आता है बाजरा, है ना? तो इस लोगों का मतलब इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्रॉप्स वाले जो पैटर्न है ना उसका जाएगा। देखो और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और डायरेक्ट ये वहीं से पूछ रहा है अपने सिलेबस से, सिलेबस के बाहर पूछने रहा। फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, चावल गेहूं को पैदावार गिरावट, गिरावट के प्रमुख कारण क्या है? ये कैसे फसल की पैदावार को स्थिर करने में सहायक है? पूछा हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन ये, सॉरी, ये चावल गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के प्रमुख कारक क्या है ना? ये चावल गेहूं पैदावार में गिरावट के क्या कारण है? एक तो सफल पूछा और एक गिरावट पूछा, है ना? तो ये हमको दोनों को पता होना चाहिए। भारत में भूमि जोत का औसत आकार घटने के कारण क्या है, जिससे अधिकांश किसानों के लिए कृषि को अव्यवहारिक बना दिया गया है? क्या कृषि में अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भूमि पट्टेदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष के आलोचनात्मक वो की, मतलब आपको पॉजिटिव बताना है और इसके निगेटिव बताना चाहिए, है ना? तो नोट्स भी आपके ऐसे ही बनना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्रॉपिंग पैटर्न हो चाहे पूरा एग्रीकल्चर हो, जो मैंने आपको डायमेंशन ओपन करके बताया है वही डायमेंशन में आपके नोट्स बनाना है, और उन्हीं डायमेंशन से आपको आंसर लिखना है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है यही आपके नोट्स में होना चाहिए तभी हम आंसर लिख पाएंगे, नहीं। यदि आपको बेसिक्स पता हो, 5-6 पॉइंट ऑफ जनरेट करना आपको आता हो, तभी आप आंसर लिख पाएंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पे जाके लिख दूंगा, तो ये होगा भी नहीं, है ना? इसके बाद अपन लोग देखते हैं सेकंड वाला चैप्टर, है ना? ये वाले की बात कर रहा है। अब हम लोगों ने ये पोर्शन को डिटेल में देख लिए। इसके बाद अपन देखते हैं सिंचाई के विभिन्न प्रकार और सिंचाई प्रणाली के बारे में, है ना? किससे क्वेश्चन क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, इरिगेशन में आप लोगों को इसके प्रकार के बारे में दिया हुआ है, इसकी प्रणाली क्या हुआ है ना, सिस्टम इसका क्या क्या हुआ है। इससे ज्यादा आप लोगों को करना भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन भी क्या क्या आए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसके सिंचाई के विभिन्न तरीके बताइए और इसके स्रोत बताइए कि भाई स्रोत क्या क्या है सिंचाई का। क्या आप खेत, सॉरी, क्या आप तालाब से कर रहे हैं, पॉन्ड से कर रहे हैं, है ना? क्या आप ट्यूबवेल से कर रहे हैं, है ना? क्या आप उससे कर रहे हैं, कुएं से कर रहे हैं, किससे खेती सिंचाई कर रहे हैं, क्या नहरों से कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ऊपर से आपको परसेंटेज भी पता होना चाहिए, है ना, कि किसका परसेंटेज ज्यादा है और किसका कम है ना?
इसके बाद सिंचाई प्रणाली का चयन, कौन कौन सी प्रणाली है जिसका चयन करना चाहिए, जिसमें से भी आपको मैं और बता दूं कि सूक्ष्म सिंचाई के बारे में तो अवश्य पढ़िएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, और ये पता भी होना चाहिए आप लोगों को। फिर सिंचाई से जुड़े मुद्दे क्या है ना, आखिर क्या क्या मुद्दे हैं जो सिंचाई से जुड़े होने चाहिए, क्या इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या अपन यदि इससे बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी दे रही है सिंचाई के लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। सॉरी। फिर इसका देखते हैं पर्यावरण पे प्रभाव। स्वाभाविक बात है, जब ज्यादा सिंचाई कर दोगे तो पर्यावरण में क्या प्रभाव होगा, तो पता होना चाहिए भाई। सॉइल सॉइल की क्या कहते हैं अपन, अपर्दन क्षमता कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी इसकी अपर्दन, है ना, सॉइल इरोजन ज्यादा होते जाएगा, मृदा अपर्दन ज्यादा होते जाएगा, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद अपन लोगों को पता होना चाहिए कि भाई खाद में गिरावट भी आने चालू हो जाएगा, है ना, भूमि में गिरावट आने लगेगी, ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब जितने भी पर्यावरण से प्रभाव होगा। आप खुद से सोचो, जब सॉइल इसके इफेक्ट होगी, तो स्वाभाविक बात है ना, जो वन वगैरह जो होंगे, फॉरेस्ट जहाँ जहाँ पे एरिया होगा, तो फॉरेस्ट जो होंगे वो कमजोर होंगे ना, है ना। तो ये भी पता होना, आप लोगों को पता होना चाहिए, हाँ। फिर पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई की प्रगति और सिंचाई सुधार की आवश्यकता। अब जो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन पंचवर्षीय योजनाएं में गवर्नमेंट ने सिंचाई के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता। स्वाभाविक बात है, जब सिंचाई की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय जल नीति आना चाहिए। अब आप लोगों को पता है, इसमें आप लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको कैच द रेन प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट चला रही है ना, ये सारी चीज, जल प्रबंधन के बारे में पता होना चाहिए। जब जल प्रबंधन के बारे में पता होना होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि भूजल को कैसे संरक्षण करना है, भूजल को कैसे संरक्षण करना है, इसके साथ साथ धरातल के जल को कैसे संरक्षण करना है, धरातल के जल को संरक्षण करने के बाद अपन देखेंगे कि जो वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अपन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसको कैसे संरक्षण करना है। तो ये सारी चीज आप तब कर पाएंगे जब आपको ये बेसिक्स पता होगा, है ना, और हमको बेसिक से लिख के आना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखो, मैं आपको जैसे उसके क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आएंगे इसके पीवाईक्यूज। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना माइक्रो इरिगेशन के बारे में, ये देखो, सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन किस प्रकार, किस हद तक भारत के जल संकट को हल करने में सहायक हो सकती है, समझ रहे हो आप ये बताओ, सिंचाई आप इतना कर देंगे कि जल संकट का सामना करना पड़ जाए, तो वो सिंचाई मतलब की भी नहीं रहेगी ना। अब यदि गवर्नमेंट में बोल दी सबको सब्सिडी दे रही है, वो बोल दे कि जितने भी नदियां जा रही हैं नदी जोड़ो परियोजना के तहत उससे इतना परसेंट सिंचाई में दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, तो उससे जल संकट भी तो आएगा ना, है ना, वो खत्म भी तो होता जाएगा ना जल, ऐसा तो नहीं कि वो भरते जाएगा, है ना। तो हमको उसको जल संकट को कैसे कम करना है ना, मुद्दा तो ये है हमारा जल संकट। और वाटर क्राइसिस आपका ज्योग्राफी वाले सिलेबस में भी पड़ता है ना। तो इस जल संकट को कैसे हल करना है, तो उसको हल करने के लिए जो सूक्ष्म सिंचाई है, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन मतलब आपको स्प्रिंकल सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, है ना, आपको ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन ये कैसे काम करती है, इन सारे चीज के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तभी आप ये आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पहले बताना पड़ेगा ना सूक्ष्म सिंचाई आखिर होती क्या है, सूक्ष्म सिंचाई होती क्या है, उसके बाद उसके प्रकार की बात करेंगे, भाई कितने प्रकार की होती है, स्प्रिंकल होती है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ये सारी चीजें पता करेंगे। फिर वो बोल रहा क्वेश्चन में किस हद तक भारत के जल संकट को हल करना है ना, ब्रेक डाउन करो क्वेश्चन को अच्छे से। पहले ब्रेक डाउन आपने क्या किए कि भाई हमको बताना है सूक्ष्म सिंचाई किस प्रकार की होती है और किस हद तक भारत में जल संकट को हल करेगी, तो हमको पता होना चाहिए किस प्रकार, कैसे क्या क्या प्रकार है उसके उसके बारे में हमको पता चलना चाहिए। और जब प्रकार के बारे में बात करेंगे तो वो जो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार, स्प्रिंकल ड्रिप, वो किस प्रकार से जल संकट को कम करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। इससे आपका वाटर सेव, मतलब वाटर सेव होता जाएगा, है ना। जब ड्रिप इरिगेशन करेंगे, जब मान लीजिए ये आपका ड्रिप इरिगेशन करना है और यहाँ पे कोई पौधा है, तो आप जब ड्रिप इरिगेशन करेंगे जो पाइप जाएगा वो केवल यहाँ पे जाएगा, इसके जड़ तक जाएगा, ना कि वो यहाँ तक आ जाएगा। जब आप सिंचाई करते हैं तो पानी यहाँ भी चल जाता है ना, यहाँ भी चल जाता है, चारों तरफ चल जाता है, हमको जबकि पहुंचाना यहाँ है और जाएगा कहाँ पे, इस सारी जगह में, इस सारी जगह में चल जाएगा, तो पानी का व्यर्थ तो हो जाएगा ना, जिससे हम जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हम जब ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो हमको जहां पे पानी पहुंचाना है वहां पे पानी जाएगा, ठीक है। तो हमको ड्रिप इरिगेशन को अपनाना चाहिए, है ना। तो माइक्रो इरिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ये शायद इस 2025 में भी आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना। इसके बाद देखो, जल भंडारण सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए उपाय सुझाए, क्या क्या उपाय हो सकते हैं ताकि घटते जल संसाधनों के परिदृश्य में इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके। सेम यदि आप ज्योग्राफी में जल प्रबंधन अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्रीकल्चर में आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, इरिगेशन में, या फिर आप इरिगेशन को इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे एग्रीकल्चर में, तो वापस ज्योग्राफी में काम आने वाला है। पढ़ना तो आपको दोनों जगह में है ना, लेकिन आप यदि एक जगह अच्छे से पढ़ेंगे तो वो दोनों जगह में काम आएगा, ठीक है। फिर जल तनावग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में राष्ट्रीय जल ग्रहण परियोजना, नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, है ना, प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा हुआ है ये,
प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें। 10 अंक का आराम से हैंडल कर सकते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। लेकिन आप लोगों को इसको पता होना चाहिए। अब जब आप नोट मेकिंग करोगे तो राष्ट्रीय जल ग्रहण परियोजना को अच्छे से कर लेना कि भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इन सारी चीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि देखो इरिगेशन में भी आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप जो पॉइंट जनरेट करेंगे, ये जो आप लोगों की नोट मेकिंग होनी चाहिए एक पेज में, तो आप सबसे पहले लिख लेना कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, इरिगेशन की आवश्यकता क्यों है ना। आवश्यकता होने के बाद आप देख लेना कि सबसे पहले कि इसका महत्व क्या क्या है ना। महत्व करने के बाद आप लोग देख लेना कि भाई इसकी चुनौतियां क्या क्या है, चुनौतियों के बाद देखना इसकी तकनीकी क्या क्या है, नई नई तकनीकी क्या क्या है ना। तकनीकी की बात देख लेना ये किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में योगदान दे सकती है ना। ये क्या अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ये योगदान कर सकती है ना। सूक्ष्म क्यों आराम से कर सकती है। जब आप सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का आराम से यूज मतलब यूज करेंगे तो उससे इकोनॉमी का ग्रोथ ही तो होगा, है ना। क्योंकि आपको इन्वायरमेंट को भी इससे जोड़ देना, तो ये सारी चीज को अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर जल उपयोग दक्षता क्या है, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका वर्णन। देखो सूक्ष्म सिंचाई यहाँ भी पूछा हुआ और सूक्ष्म सिंचाई यहाँ भी पूछा हुआ, लिंक करके पूछा हुआ है माइक्रो इरिगेशन, जी हाँ। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी, हम लोगों ने हमें सबसे पहले देखे मुख्य फसल, मतलब ये फसल पैटर्न वाला भी देख लिया, और सिंचाई के विभिन्न प्रकार और प्रणाली भी देखे। तो देखो प्रकार से भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके, है ना, और उसकी प्रणाली से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को कौन सा, इरिगेशन वाला। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा टॉपिक, इसके बाद अपन बात करेंगे कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन और विपणन, मतलब ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और स्टोरेज के बारे में, ठीक है। ये देख लिए, और इसकी मतलब इससे उत्पन्न जो समस्या है और बाधा है, देखो ये तो आपको डिटेल में करना ही है, इसके बारे में ना करना ही है। इससे संबंधित जो भी विषय है और इससे जो भी बाधाएं आ रही हैं, समस्या आ रही है, उनको भी डिटेल में हम लोगों को करना है। अब देखो यूपीएससी ने यहाँ से क्या क्या ट्रेंड है, इसके क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। कृषि विपणन की प्रक्रिया, मतलब विपणन चैनल, मार्केटिंग चैनल क्या है, कार्यकारी क्या है, लागत क्या आती है इस पे, ये सारी चीज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। एफसीआई की भूमिका के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से कि एफसीआई की भूमिका क्या है। भाई स्वाभाविक बात है, भंडारण जब करोगे आप तो भंडारण में एफसीआई तो आएगा ही, तो आपको तो पता ही होना चाहिए इसके बारे में अच्छे से, है ना। और ये डायरेक्ट आपके कहां से जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा वाले टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है एफसीआई। कहां पे, ये देखो कहांगे आपका, ये खाद्य प्रसंस्करण संबंधी जो उद्योग है ना, यहीं पे एफसीआई की भूमिका की, मतलब एफसीआई की भूमिका भी आती है यहाँ पे उद्योगों में। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। लेक्चर थोड़ा लंबा बन सकता है, बट एक ही लेक्चर में हम सोचते हैं कि पूरा डिकोड हो जाए अच्छे से, तो बार बार आप लोगों को देखना ना पड़े, है ना। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नियंत्रित बाजार, रेगुलेटेड मार्केट के ऊपर, गोदाम के ऊपर, वेयर हाउसिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आएगी वर्तमान कृषि विपणन प्रक्रिया में क्या क्या कमी है, क्या क्या मार्केटिंग में समस्या है ना। और जब मार्केटिंग की बात करेंगे तो अपन ऐसा मत करना कि जो अपन ने जो परंपरागत तरीके से मार्केटिंग करते हैं, विपणन करते हैं, उसकी बात मत करना। जब आप अभी बताओगे, जब आपकी नोट मेकिंग करोगे, ये सारी चीज करोगे, तो डिजिटल मार्केटिंग की बात करना कि आखिर भाई डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कैसे एक कृषि प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को हम नवीन तकनीकी से कैसे कर जोड़ सकते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट जब आप बताओगे, अब ट्रांसपोर्ट के बारे में बताओगे आप, तो ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको केवल सड़क याद नहीं आना चाहिए कि भाई हाँ हम लोग बस ट्रक वगैरह से ये कर सकते हैं, नहीं। आप लोगों को याद आना चाहिए 3 चीजों में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो हम लोग सड़क से देख सकते हैं, वायु से देख सकते हैं, और एक रेल से भी देख सकते हैं। वायु से बात करोगे तो आप एयरप्लेन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोगों को कई बार पता होगा कि जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं वो एयरप्लेन से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो हम क्यों ना हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम एयरप्लेन के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं उसका, है ना। तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, सॉरी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। सड़क के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे से ज्यादा सड़कों को जोड़ दो, है ना, इसकी नेटवर्किंग सुधार दो, तो हम लोग आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ताकि ट्रक फार्मिंग आप लोगों ने शायद सुने ही होंगे नाम, है ना, यूपीएससी ने पूछा हुआ तब प्रीलिम्स में भी ट्रक फार्मिंग क्या है करके, तो ट्रक फार्मिंग का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर हम रेल की बात कर सकते हैं, है ना, तो रेल के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे रेल के थ्रू किसानों को मतलब किसानों के उत्पादों को पहुंचाती है ना, सब्सिडी के थ्रू। तो ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कोई एग्जाम्पल डाल के, तो ये सारी चीज आप लोगों को लिंक करते आना चाहिए, है ना। फिर देखो राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नाम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा ना, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना, एपीएमसी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, एफपीओ के बारे में, किसान उत्पादन संगठन के बारे में, अनुबंध खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, है ना। फिर कृषि उत्पादों में वायदा बाजार के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज, इन सारी चीजों के नोट मेकिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से एक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और
जब आप कॉपी करें ना, तो जैसे मैंने तो आप लोगों को दिया है, तो वो बहुत बड़े-बड़े पॉइंट में दिया है, मतलब एक टॉपिक को 2-2 4-4 पेज में समझाया हुआ है ना? उसके पीछे वो भी था कि वो मैंने स्टार्टिंग में बनाया हुआ था, तो उसको मैंने डायरेक्ट बनाया था कि हाँ, मेरे को इससे ज़्यादा नहीं देखना है। लेकिन जब आप अभी पढ़ोगे, तो जब भी आप अभी पढ़ो ना, तो जो रफ कॉपी मतलब जो फेयर कॉपी बनाएँगे आप, इस 2 पेजेज़ में बनाना। 1 पेजेज़ में यहाँ पे और 1 पेजेज़ मतलब 1 पेज में 2 पॉइंट होने चाहिए। एक यहाँ पे आना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट नोट, और यहाँ पे। तो आप मान लो भंडारण, परिवहन और विपणन वाला का जो टॉपिक बनाओ, तो 1 पेज में पूरा जाना चाहिए, इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है? अब देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो। विपणन की अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रक्रियाओं में क्या-क्या चैलेंजेस हैं, बाधाएँ हैं, ये पता होना चाहिए। भारत में उत्पादों के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से इधर। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? उत्पाद का मतलब कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन और विपणन लिखा हुआ है। इससे संबंधित विषय और बाधाएं पूछा हुआ है। तो देखो चैलेंजेस पूछा हुआ है, तो वही चैलेंजेस डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ है 10 मार्कर का। कृषि उत्पादों के परिवहन विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं? तो देखिए, क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेबस जरूरी है याद करना, इसी वजह से कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है यहाँ पे भंडारण परिवहन में बाधाएं लिखा हुआ है, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि मुख्य बाधाएं क्या है। ये देखो मुख्य बाधाएं क्या है अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, है ना? फलों, सब्जियों, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपरमार्केट की भूमिका की जांच करें, सुपरमार्केट की भूमिका की जांच करें, और ये मध्यस्थताओं की संख्या को कम कैसे करते हैं, ये बताइए। यह भी एक दृष्टिकोण है कि राज्य के अधिनियमों के तहत स्थापित कृषि उपज विपणन मतलब एपीएमसी ने न केवल कृषि के विकास में बाधा डाली है, बल्कि भारत में भी खाद्य मुद्रास्फीति का कारण भी बन रही है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, एपीएमसी के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप देखो, जब आप नोट मेकिंग करेंगे, तो यहाँ पे चैलेंजेस तो अवश्य लिखिएगा। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये तो आपके पास होना ही है कि बाधाएं के बारे में आप लोगों को पता होना ही चाहिए। इसके साथ साथ वही चीज महत्व के बारे में पता होनी चाहिए। किसका भाई महत्व क्या है? जब महत्व पता चल जाएगा, चैलेंज पता चल जाएगा, तो आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे? बताइए ना ये वाला क्वेश्चन कि एपीएमसी ने न केवल कृषि में बाधा डाली है, बल्कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में भी बाधा डाल रही है। अब जब इसकी चुनौतियां पढ़ेंगे आप लोग, तो आप एक पॉइंट तो आपको यही मिल गया कि खाद्य मुद्रास्फीति का कारण भी रही है। तो आप जब आराम से लिख पाएंगे कि भाई खाद्य मुद्रास्फीति भी इसका एक चुनौतियां है ना? फूड इन्फ्लेशन। ठीक है? तो ये सारी चीज आप लोगों का इस पे हो जाएगा। फिर देखो, फिर क्या था अपने सिलेबस में? फिर पूछा हुआ है आपको भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं इससे संबंधित उद्योग। इसके बारे में हम थोड़ी देर से देखते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले देख लो। फूड प्रोसेसिंग के बारे में, है ना? इससे भी देखो क्या इसके पूछा हुआ है, क्या ट्रेंड रहा है कि भारत में इसका स्कोप क्या है, पोटेंशियल क्या है, संभावनाएं क्या है, महत्व देखो, स्थान क्या है इसका, लोकेशन, है ना? पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई भारत में कहाँ कहाँ पे इनके फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे ये है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब फूड प्रोसेसिंग की बात करोगे तो बहुत सारी चीजें जाएगी। ऐसा नहीं होता कि किसी के तेल का खाद्यान्न वगैरह हो, है ना? हर एक इंडस्ट्री अलग अलग होती है ना? फिर इसका स्थान देख लिए, इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं ये देख लिए, चैलेंजेस क्या 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 है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की आवश्यकता क्यों है ये भी देख लिए, आपूर्ति श्रृंखला। आज अब ये बताओ, आपने चैलेंजेस देख लिए, सब चीज देख लिए, तो आप ये बताओ ना, चैलेंजेस में आप ये भी तो लिख सकते हो ना, आपूर्ति श्रृंखला में प्रबंधन में बाधाएं आती है। एक पॉइंट आपको तो यहीं भी मैंने बता दिए, आपूर्ति श्रृंखला की बाधा। सभी तक अपन चैन सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहे हैं, है ना? सप्लाई चैन नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर सरकारी नीति ने क्या क्या निकाली है गवर्नमेंट ने, ये आपको पता होना चाहिए कि 12 5 ईयर प्लान में क्या निकाली हुई है, संपदा योजना क्या। तो जब नोट मेकिंग करेंगे अपन, तो ये सारी चीज के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? और क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्षेत्र बताइए, उसके महत्व को विस्तार से बताइए। महत्व पता होना चाहिए, चुनौतियां देखो, अवसर, है ना? कैसे बढ़ाया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है। अब जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है ना, उसी को हम यहाँ पे बता देंगे कि भाई हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या हुआ है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में कौन कौन सी बाधाएं हैं। आप मेरे पॉइंट समझिए, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ कि बार बार कि हमको उसमें काम करना है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये देखो, आप खुद से देखो, ये चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के प्रयास, मैंने आपको जस्ट पहले ही स्लाइड में आपको बताया था, महत्व, चुनौतियां, बाधाएं। ये इस चुनौतियों से निपटने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या प्रयास है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना? तो नोट मेकिंग हमको इस तरीके से करना है। ठीक है? फिर देखिए,
ई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में कि किसानों को कैसे सहायता कर सकती है। अब ई टेक्नोलॉजी आ गया तो आप ई नाम तो आराम से डालेंगे कि भाई हाँ गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया हुआ है, ई नाम में किया हुआ है ना, बहुत सारी ऐसी चीज में, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता है, इस संबंध में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। अब जब डिजिटल इंडिया आया और उसमें भी सबसे पहले पूछे तो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि भाई डिजिटल इंडिया में क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं, वो भी किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वो कैसे कर सकती है सहायता, किसमें, आय बढ़ाने में किसानों। तो आपको एक पॉइंट तो आराम से भी याद आ जाना चाहिए कि भाई बिचौलियों को हटाने के लिए सबसे बड़ी महत्व इसका काम आ सकता है ना, जो मीडिएटर होते हैं बीच में उनको हटाने के लिए सबसे बड़ा सहायक हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लोगों ने पता है कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि कॉमन सेंस एग्जाम टाइम में कुछ भी काम नहीं आता है ना। इसलिए जब आपके पास ये नोट मेकिंग रहेगी, आराम से आप आराम से बार बार उसको रीड करेंगे, देखते जाएंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक टॉपिक के आराम से नोट मेकिंग करते जाइएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि सब्सिडीज के बारे में, ये हुआ है सिलेबस के बारे में। देखो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता और एमएसपी के बारे में ना क्या क्या विषय है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आए इससे भाई। एमएसपी से आप क्या समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, एमएसपी से किस प्रकार किसानों को कम आय में जाल से बचा जा सकता है। तो एमएसपी के बारे में जब आप पढ़ो तो वही चीज 5-6 ट्रेंड जो हमारे चलते आए हुए हैं, आवश्यकता क्या है ना, गवर्नमेंट ये क्या प्रयास कर रही है, इसकी चुनौतियां क्या है, इसकी बाधाएं क्या है ना, टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ सकते हैं इसको, ये सारे डायमेंशन आपको नोट से यदि बन जाएंगे तो आराम से देखो यदि ये नोट है आपके पास तो क्या क्वेश्चन पूछे, एमएसपी से आप क्या समझते हैं, नोट में था हमारे, किस प्रकार से किसानों की आय को जाल से बचा सकता है, ये भी था। फिर क्वेश्चन सब्सिडी किस प्रकार कृषि प्रणाली फसल विविधता किसानों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्य प्रसंस्करण का महत्व बताइए। डायरेक्ट दिया हुआ है छोटे सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा है, वैसे भी चल रहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी यदि आप डिटेल में पता रहता तो आप यहां से आराम से उसको ऐड कर सकेंगे। एमएसपी और खाद्य प्रसंस्करण का क्या क्या महत्व है, तो आपके देखो फसल बीमा भी हो गया है ना छोटे सीमांत किसानों के लिए, एमएसपी भी हो गया किस प्रकार से सहायता कर सकती है, और खाद्य प्रसंस्करण भी। जब आप खाद्य प्रसंस्करण को इसके पहले ही कर लेंगे तो आप यहां से आराम से ऐड कर सकते हैं। एमएसपी वाला टॉपिक तो पढ़ ही ना, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न अपन इसके पहले वाले यूनिट में पढ़े तो वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक करना सीखो, मेरा कहने का मतलब ये लिंक यदि आपको करता जाएगा तो आप इधर की चीज को उधर ऐड कर सकते हैं और उधर की चीज को इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब भारत में सब्सिडी के परिदृश्य को बदलने में मूल्य सब्सिडी के स्थान पर प्रत्यक्ष, स्वाभाविक बात है डीबीटी, डीबीटी लाएंगे तो आप क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या हेल्प हो सकता है, इसका महत्व क्या क्या आप आराम से बता सकते हैं भाई, बिचौलियों को हटा सकता है ना। लक्षित समूह तक ये पहुंच सकता है लक्षित समूह टारगेटेड ग्रुप पर पहुंच सकता है जहां पे हमने टारगेट किए है ना, उस ग्रुप तक जा सकता है जिसको जहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे लीकेज की समस्या को कम कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट है। देखो एडवांस पॉइंट के चक्कर में मत जाना कि यार मैं एक फॉर एग्जांपल का स्टूडेंट रहते हैं ना कि सोचते हैं कि यार नहीं यार मैं करंट अफेयर को भी ऐड कर देता हूँ एडवांस पॉइंट लिख दूंगा तो मैं एक नंबर का वो ले लूंगा। अब 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, आप कितने 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 क्वेश्चन में आप एडवांस पॉइंट डालेंगे, ज्यादा ज्यादा 2-3, लेकिन जो एवरेज वाला है, जो एवरेज आंसर अपना लिख रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा आंसर हमको नहीं लिखना है, हमको एवरेज आंसर लिखना है। और मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग वाले बहुत सारे टॉपिक्स में आप देख लेना, यूट्यूब पे डले हुए आंसर राइटिंग कैसे करनी है क्या करना है करके। तो आप यदि एवरेज आंसर भी लिखेंगे ना, आप इन लोगों से तो आगे ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये लोग 2-3 आंसर में अपने एडवांस पॉइंट डालेंगे, लेकिन जो आप एवरेज आंसर लिख रहे हैं, आपको 3-3 नंबर 4 नंबर एवरेज दे रहा है 10 मार्कर में, है ना, या फिर 5 नंबर में दे रहा है, तो आप एवरेज मार्किंग कर में आगे चल जाएंगे, 4-4 भी दे रहा है, 3-3 भी दे रहा है एवरेज मार्किंग में। लेकिन ये लोग यदि 5-3 मार्कर में मतलब 3 क्वेश्चन में ला लेंगे, लेकिन वहीं आप 3 से 4 क्वेश्चन हर एक आंसर में लाएंगे 10 वाले में, तो आप कितने अच्छे नंबर इनसे आगे रह जाएंगे आप, है ना। तो आप एडवांस के चक्कर में बिल्कुल मत जाइएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, है ना, बेसिक्स में टिके रहो, जितना बेसिक्स में वो अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद अपन एडवांस में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पीडीएस के बारे में। तो पीडीएस के बारे में स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया हूं कि भाई पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई पीडीएस की आखिर चुनौतियां क्या क्या है करके बारे में, ठीक है। वैसे जब आप पीडीएस पढ़ो ना तो पीडीएस के बारे में डिटेल में पढ़ लेना, कैसे पढ़ लेना पीडीएस के बारे में, देखो कि उसका उद्देश्य क्या है भाई, पीडीएस का आखिर उद्देश्य क्या है। तो जनरली पॉइंट मैं आपको देखो यहीं पे पॉइंट जनरेट करना सिखाता हूं, आप खुद से सोचो पीडीएस क्यों जरूरी है। खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, जी हाँ जरूरी है, खाद्य सुरक्षा के लिए। क्या वंचित वर्गों को तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, हाँ, ठीक है। क्या क्या ये बफर स्टॉक में तैयार करने में सहायता करेगा, जी हाँ करेगा, जस्ट मैंने अभी आपको बफर स्टॉक के बारे में बताया है।
है ना? क्या ये एमएसपी के द्वारा उचित मूल्य दिलवाने के लिए सहायता करेगा? बिल्कुल करेगा। ये देखो आप ही के सामने, अब भी सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है उसी से मैंने बताया। एमएसपी सिलेबस में? हाँ है। बफर स्टॉक सिलेबस में? हाँ है। वंचित वर्ग सिलेबस में? जी हाँ है। यहाँ नहीं है एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में, लेकिन उसके दूसरी जगह तो है। तो हमको पता तो है कि वंचित वर्गों तक हमको खाद्य पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको पता भी तो होना चाहिए क्या क्या करना है करके। पीडीएस क्यों जरूरी है? खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। फिर खाद्य सुरक्षा के साथ साथ खाद्य कीमतों खाद्य कीमतों के सामान्यीकरण के लिए जरूरी है। महंगाई मुद्रास्फीति से बचने के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति से भी काम आता है, हाँ आता है। स्टोरेज में जरूरी है, भंडारण में जरूरी है। ये देखो कितने सारे आपने पॉइंट जनरेट कर लिए, इतने पॉइंट तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, आराम से जनरेट होगा आप लोगों के। यहीं पे बता दिया उद्देश्य क्या क्या है इसके। यदि धोखे से आ जाए कि भाई पीडीएस का विकास कैसे हुआ, तो विकास भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एफसीआई के थ्रू हुआ, 1960 में आया था, है ना। इसका लक्ष्य क्या क्या था कि भाई सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, है ना। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1997 में ये टीपीडीएस में बदला गया था, है ना। ये जनरली पॉइंट होना चाहिए जो सबको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखो कार्य प्रणाली, भाई इसकी कार्य प्रणाली आखिर क्या क्या है टीडीएस की। कार्य प्रणाली आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे काम करता है। फिर किसानों के थ्रू जाएगा, एफसीआई सॉरी एफसीआई बेनिफिशियरी हो जाएंगे, है ना, स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, है ना, कि अनाज का वितरण कैसे होगा, है ना। ये सारी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इसकी सीमाएं क्या क्या है, अब सीमाएं में भी आप खुद से सोचो कि पीडीएस में सीमाएं क्या क्या हो सकती है, इसकी लिमिटेशन क्या क्या हो सकता है। अब ये बताओ, सबसे पहला मुद्दा तो आपका ये बन सकता है कि भाई लक्षित समूह, लक्षित समूह मतलब लाभार्थियों की पहचान करने में बाधा हो सकती है, हाँ हो सकती है। बहुत बड़ा चैलेंज है, ये लूप होल है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। खाद्यान्न रिसाव, सॉरी खाद्यान्न रिसाव, ये लिमिटेशन है। क्या खाद्यान्न रिसाव, इसमें ही पता होना चाहिए कि आपको परिवहन सुविधा का अभाव है। जस्ट मैं आपके सामने बिल्कुल बुलेट पॉइंट जनरेट कर रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, यदि आपको सिलेबस याद हो तो आराम से ये जोड़ सकते हो आप, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, खरीद से जुड़े मुद्दे, खरीद से जुड़े मुद्दे। अब खरीद से भी जुड़े मुद्दे कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको वही ले बफर स्टॉक के बारे में, कि भरा होने पर भी अनाज स्वीकार करना होता है खरीद से जुड़े मुद्दे। यदि ये बताओ ये मंडी है, इस मंडी में आराम से चावल रखा हुआ है जितना रहना चाहिए, लेकिन और किसान लाते जा रहे हैं और किसान लाते जा रहे हैं, तो इससे जमाव भी तो होते जा रहा है ना, है ना। तो बफर स्टॉक भरते भी जा रहा है, खाली नहीं हो रहा लेकिन भरते जा रहा है। इसके बाद अपन देख लेंगे भंडारण से संबंधित मुद्दे। भंडारण संबंधित मुद्दे में बिल्कुल जनरल पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं आप लोग, है ना। भंडारण स्टोरेज अपन देखो खुद से सोचो, खाद्य मतलब पीडीएस में बाधाएं हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से भी हम लोगों ने अभी खाद्य बाधाएं देख ली है, अभी हम भंडारण वाली बाधाएं की बात कर रहे हैं, बफर स्टॉक की भी बाधाएं देख ली है, अब भंडारण की बात कर रहे हैं। आप खुद से सोचो, आपने चूहे देखे हो, कीट देखे हो, आपके घर में भी होते होंगे, क्या वो फसल को बर्बाद कर देते हैं आपके जो अनाज रखा है? जी हाँ, तो वही चीज लिखो ना आप, कि चूहों कीटों को प्रकोप से वो हो जाता है। फिर क्या बारिश आती है, हाँ बारिश, है ना, बारिश में अनाज खराब हो जाता है। कई बार आपने न्यूज में सुने होंगे कि इतने कुंटल धान बर्बाद हुए किसानों के, इतने ये हुए मंडी में, है ना। क्या एमएसपी का उचित मूल्य मिल पाता है? नहीं मिल पाता एमएसपी का सभी लोगों को उचित मिल, है ना। क्या सरकार की भंडारण क्षमता कम है? हाँ है ना। अवसंरचना की कमी है? हाँ है। तकनीकी कमी है? हाँ है। लेकिन ये देखो कितने सारे पॉइंट आप बता सकते हो आप यहाँ से, हमने अंदर डिटेल में देखे नहीं है लेकिन हमको पॉइंट पता चल गया, यहाँ पे जनरेट भी कर दिए हम लोगों ने। अब यदि क्वेश्चन आए कि इसके सुधार करके बताओ कि सुधार क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों ने शायद एक पढ़े होंगे, एक समिति थी वाधवा समिति के बारे में। तो इस वाधवा समिति ने सिफारिश किया था उसको किस किस तरीके से पीडीएस को होना चाहिए, तो आप उसके बारे में ऐड कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये चलो ये एडवांस पॉइंट नहीं पता आप लोगों को, क्या यहाँ पे आईसीटी का यूज करना चाहिए? आराम से करना चाहिए तकनीक का यूज, ठीक है। क्या यहाँ पे भंडारण को सुविधा मतलब भंडारण सुविधा को सुधारना चाहिए? हाँ। परिवहन सुविधा को सुधारना चाहिए? हाँ सुधारना चाहिए। एसएमएस आधारित निगरानी करना चाहिए? हाँ। क्या इस पे अपन लोग फॉर एग्जाम्पल, हाँ, क्या आप इसमें नागरिक पोर्टल का यूज कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, जिस प्रकार से ई नाम है उसी प्रकार से भी बताए। क्या आप राशन कार्डों का डिजिटलीकरण कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, है ना। क्या वित्तीय समावेशन कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। डिजिटल समावेशन कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे इसके सुधार के प्रयास हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि हम लोगों को किस तरीके से केवल अपने यहाँ पे बुलेट पॉइंट देखे उससे हमने जनरेट करना सीखे, उसी प्रकार मैंने केवल एडवांस पॉइंट एक ही बताया, वाधवा समिति। इसके बारे में जितनी चीज बताया इसके पहले वो सब बेसिक्स हैं, वो आने चाहिए सभी को, है ना। तो वही हमको कम करना है।
क्वेश्चन क्या है, चुनौतियां क्या है, जस्ट मैंने आपको बता दिया कैसे पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है, इस प्रकार से जस्ट मैंने आपको बताया अभी तकनीक का यूज करके, है ना, सुधार कैसे किया जा सकता है। 2022 का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000 की विशेषताएं क्या पूछ रहा है, खाद्य सुरक्षा विधेयक को भारत में भूख और कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। फिर सरकार द्वारा मतलब खाद्यान्न वितरण प्रणाली और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या सुधारात्मक कदम, सेम चीज यहाँ पे जो जो कदम उठाए गए वही चीज उठाना चाहिए, है ना। अब मान लो परिवहन या फिर विपणन से संबंधित कुछ आ गया और उसमें सुधार भी पूछ दिया, तो मेरे को एकदम से याद आया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सोचा ऑपरेशन ग्रीन करके चलाया जा रहा है ना, जो कि रेल योजना मैंने बताया भी था आप लोगों को। कृषि उड़ान मैंने आपको बताया था ना, जस्ट परिवहन करोगे तो अब 3 परिवहन याद रहेगा आप लोगों को, एक तो आप सड़क के थ्रू बताओगे, एक वायु के बताओगे, एक रेल के थ्रू बताओगे। तो रेल में जस्ट मैंने आपको बताया ऑपरेशन ग्रीन चलाया जा रहा है ना। इसके बाद जब वायु में बताऊंगा तो कृषि उड़ान याद रखना, कृषि उड़ान 2.0 चलाया जा रहा है ना। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पे, है ना, फल सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि का लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जा रहा है, कृषि लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जा रहा है ना। फिर देख लो आर एन डी में विकास किया जा रहा हुआ है ना। बजट में बढ़ाया जा रहा है, कितने सारे पॉइंट जनरेट कर रहे हो आप। एफडीआई को प्रवेश 100% अनुमति दे दी गई है, दी गई है इसमें 100% अनुमति नहीं, तो ये भी याद रखना अच्छे से, है ना। लेकिन कोल्ड स्टोरेज, है ना, कितने सारे आप पॉइंट जनरेट कर सकते हो ना। वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा वैसे, ये सारी चीज बताऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जनरेट करना सीखो ताकि आप लोगों को आराम से बन जाएंगे, है ना। फिर देखते हैं भंडारण मुद्दे, बफर स्टॉक से और खाद्य सुरक्षा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत में भूख कुपोषण कैसे समाप्त होने की उम्मीद है, इससे प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न है ना आशंकाओं पर समालोचनात्मक, जब समालोचना पूछा है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताइए, प्रोन्स कॉन्स दोनों, है ना। डब्ल्यूटीओ पर की गई चिंताओं पर प्रकाश डालिए। आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा, वहीं से इन्हें क्वेश्चन आया हुआ है, देखो खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय, है ना, ये, ठीक है। अब देखते हैं पशुपालन की अर्थव्यवस्था के बारे में, है ना। पशुपालन की देखो लिखा हुआ है पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, सिलेबस का पॉइंट पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, क्या क्वेश्चन आया हुआ है। पशुपालन का ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार आय प्रदान करने की बड़ी संभावना है, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देते हुए चर्चा करें। बिल्कुल बेसिक्स एक ही क्वेश्चन हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन आए हुए नहीं, मतलब आए नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता हो जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बहुत सारे, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बहुत सारे पशुपालन के लिए काम कर रही है ना। एक तो मंत्रालय भी बनी दी है, गो मंत्रालय, तो ये आपको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक साल क्वेश्चन आया, इस साल भी क्वेश्चन आया था और इसके पहले भी आया था, तो इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए कि देश के कुछ हिस्सों में भूमि सुधारों ने सीमांत और छोटे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे मदद की है। तो आपको देखो लैंड रिफॉर्म में मैंने यहाँ पे बता तो दिया है, आप लेकिन इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। वैसे मैं आपका इसका पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड करवाई दूंगा, तो आप एक बार अच्छे से और देख लेना ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसको बारे में बहुत अच्छे से करना है, लैंड रिफॉर्म के बारे में मैं करवाऊंगा, बट कर लीजिएगा और अच्छे से, है ना। मिसलेनियस टॉपिक लिखा ही हुआ है, आप लोगों को पता हुआ है क्या क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जस्ट आपको बताया था कि कैसे, देखो यदि ये पता रहता आप तो वहां पे वो क्वेश्चन भी डाल सकते थे, है ना। तो मिसलेनियस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट की योजनाओं से आए हुए हैं, जैसे कृषि वित्त दे दिया हुआ है, गांव में कोई भी प्रकार क्रेडिट संगठन सहकारी समाज की दे दिया हुआ है ना। फसल बीमा योजना के बारे में दिया हुआ है। तो इस टाइप को मैंने डाल दिया। पिंक रेवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज मिसलेनियस वाले टॉपिक में आ जाता है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू के बारे में बताया हुआ है 2013 से लेके अभी तक। तो जब मैंने ये पीपीटी बनाया इसके पहले, जो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बताया हूं मैंने, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने पीआईक्यू से उठाया है कि यहाँ के थीम क्या पूछा हुआ है ना। तो ये सारे टॉपिक तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, देख लेना, वहां से आपको पीआईक्यू एक जगह पे मिल जाएंगे। बट इन पीआईक्यू को बहुत अच्छे से करना है ना, ये मैंने डाल दिया हुआ है यहाँ पे, तो इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, है ना, ये 23 के बारे में और ये 24 के बारे में। तो देखो 24 में क्वेश्चन आया हुआ है लैंड रिफॉर्म से भूमि सुधार, हाँ आया हुआ है, क्या क्या कारण थे उसके सफल होने के, देखो आया हुआ है। भारत में स्वास्थ्य पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने मोटे अनाजों की भूमिका, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना। हाल ही के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौतियां, अरे देखो क्या घिसे पिटे टॉपिक पूछ रहा है, चुनौतियां हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है सिंचाई प्रणाली में, पूछा हुआ है। कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों, अब भी बताया था आपको, कैच द रेन प्रोग्राम चला है, रेन हार्वेस्टिंग चला हुआ है ना, जल संभार प्रबंधन वो चलाया हुआ है। तो ये सारी चीज आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, आराम से 15 नंबर में आप लिख सकते हैं, डायग्राम बना के क्या आवश्यकता है, इसकी चुनौतियां क्या है, थोड़ा बहुत पॉइंट ये बता के, है ना। फिर देखो बफर स्टॉक के महत्व पूछा हुआ डायरेक्ट, यार क्या क्वेश्चन आए देखो 2024 में, जो सिलेबस में है वही, जितने अच्छे से कहो, ये इवन मेरे नोट्स में भी है, आप यदि नोट्स देखेंगे ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ये बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां, तो आप लोगों को जो मैंने बताया हुआ है
ये चुनौतियां देखो 2024 में भी वही पोर्शन पूछा हुआ है, महत्व, ये भूमिका, और ये उत्तरदायी कारक क्या थे, ये चुनौतियां पूछा हुआ है, ये उपाय पूछा हुआ है गवर्नमेंट के। आप समझ रहे हैं, जो मैंने पॉइंट बताया हुआ है बार बार मैं बोलते जा रहा हूं, इन पॉइंट को हमेशा ध्यान में रख के नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा पोर्शन, बहुत जल्दी हम इसको स्टार्ट करते हैं यार, जैसे मैं फ्री हो जाऊं, मैं भी है ना अभी घर आया हुआ हूं तो थोड़ा घर वालों के साथ हूँ, है ना। तो इसको अपन अच्छे से करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, बहुत समय लगता है ये सारी चीज बनाने में ना, तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ही अपन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यदि मन ही नहीं होगा, व्यूज ही नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, आपको पसंद नहीं आएगा, तो फिर मेरा भी अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ इस चीज में, है ना। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर पे। ओके बाय।